गुड मॉर्निंग गाइज। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में रियल नंबर तक बात कर चुके थे, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि रियल नंबर लाइन हम लोगों के पास आ गई थी कि क्या हुआ था, यहाँ पे 0 1 2 3 4 और ये -1 -2 -3। तो यहाँ से हम लोगों को ढेर सारे नंबर मिले थे, जैसे 1 2 3 4 को हम लोगों ने नेचुरल नंबर नाम दिया, 0 को उसमें जब जोड़ लिया गया तो पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर पूरे पूरे लेने के लिए हम लोगों ने इंटीजर या पूर्णांक नाम दे दिया। फिर इनके बीच की वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने P/Q का फॉर्म यूज किया और रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बात की, ठीक। तो रेशनल और इरेशनल नंबर या परमेय संख्याओं की बात की। तो उन सबसे मिलकर के हमारी ये रियल नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, क्लियर। तो जो इरेशनल नंबर बने जैसे √2 √3, ठीक, इनकी हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा था कि इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब इसके बाद कुछ नंबर ऐसे मिले जो रूट के अंदर निगेटिव साइन के साथ है। कुछ नंबर ऐसे मिले जो रूट के अंदर निगेटिव साइन के साथ आए और ये रूट किसी निगेटिव नंबर का इनिशियली में तो इसे कह दिया गया कि ये अनडिफाइंड है। जब कोई भी नंबर रूट के अंदर निगेटिव साइन के साथ आता है, यानी √-5 √-4 √-8, तो ये जब माइनस के साथ आए तो इनिशियली तो इन्हें अनडिफाइंड कहा गया कि निगेटिव किसी नंबर का डिफाइन ही नहीं होता। पर जब ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली अकर करने लगी, यानी जैसे फ्लूइड फ्लो में अकर करना शुरू की, तो फिर इन्हें सॉल्व करने की तकनीक भी डेवलप करनी शुरू की गई। और क्या किया गया कि इसमें से जो ये नंबर है रूट और माइनस साइन, यानी रूट माइनस, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से इन नंबर्स को लिखा गया। और जो ये √-1 है, ठीक, ये √5 अलग कर दिया गया, यानी पॉजिटिव को रूट से अलग कर लिया गया। और साथ में जो ये √-1 आया, इसको डिफाइन किया गया एज आई, एक फैक्टर आयोटा से डिफाइन किया गया। क्या कहा गया कि ये एक ऐसा फैक्टर आयोटा है और इसने जन्म दिया किनको, इमेजिनरी संख्याओं को। किसको, इमेजिनरी संख्याओं को। यानी एक आयोटा के फॉर्म को जोड़ने से हमारी जो एक्स लाइन, केवल जो रियल नंबर लाइन थी, ये कौन सी थी, रियल नंबर लाइन थी। अब इसमें जब -√i को डिफाइन किया गया तो उसमें एक लाइन जुड़ गई जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन। क्या जुड़ी उसमें, एक इमेजिनरी लाइन का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, क्लियर। तो ये जो आयोटा डिफाइन किया गया ये है क्या, सिंपली i = √-1, क्लियर। अब जरा देखिए कि यदि मैं इसको i² कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं, √-1 इंटू √-1, यानी ये क्या हो जाएगा, जब कभी भी मैंने कहा था रूट किसी का होगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। इसी तरीके से यदि आप i³ करने जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, i² इंटू i, और ये बनेगा -1 इंटू i, यानी -i। और वही यदि i⁴ करने जा रहे हैं, यानी i² इंटू i² होगा, और ये हो जाएगा -1 इंटू 1 = 1। यानी i⁴ यदि करते हैं आप तो बनता है आपका 1, ठीक। तो इसी चीज को यूज करके आप i की किसी भी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं i⁴135 निकालना चाहूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। 135 डिवाइड बाई 4, 4 × 12, ठीक, 1 बच गया, 4 × 12 यानी 33 बच गया। तो यानी i⁴ इंटू 33 और +3 आ जाएगा। यानी ये नंबर इतना i⁴ की वैल्यू मुझे पता है बार बार 1 आने वाली है, और सिर्फ यहाँ पे बचेगा मेरे पास i³, और i³ की वैल्यू आपको पता है कि क्या है, -1। इस तरीके से आप i की किसी भी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर्स का इंट्रोडक्शन हो गया हमारी नंबर लाइन में। अब जब इमेजिनरी नंबर्स भी आ गए, रियल नंबर्स भी आ गए, तो अब इनके दोनों के मिक्सचर से जो नंबर क्रिएट हुए उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। क्या कहा गया,
इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिला करके, यदि मान लीजिए ये हमारी रियल नंबर लाइन है, इसे हम x नाम दे रहे हैं, इसे इमेजिनरी लाइन को y नाम दे रहे हैं, तो इन दोनों के इंट्रोडक्शन से जो नंबर क्रिएट हो गया, मान लीजिए ये x प्लस आई वाई, ये बना मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर बना। ठीक, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। अब यदि किसी चीज को, यदि हमने कोई नंबर बनाया है तो निश्चित तौर पर से उसका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें उसके साथ भी तो होनी है। तो वही सारी चीजें, डिफरेंशिएशन कैसा होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यही सारी चीजें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की भी अब सीखनी पड़ेंगी। यानी जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने रियल नंबर्स के साथ किए, ठीक, वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन अब हमें किस पे अप्लाई करने हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी अप्लाई करने होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? इमेजिनरी और रियल नंबर के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। क्लियर? तो मान लीजिए ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो ये हिस्सा क्या है आपका? ये x है, और ये क्या है? ये आपका हिस्सा y है। क्लियर? ठीक है, तो यदि मैं इसे एंगल थीटा नाम दे रहा हूं और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हम क्या कह रहे हैं? r से डिफाइन कर दें। क्या? यदि मैं ये r क्या है, ये इसका क्या है? मॉड कहा जा सकता है, या इसी को क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ, इसे सिंपली मॉड ऑफ x प्लस आई वाई कह सकते हो, या फिर इसी को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड है ये हमारे x प्लस वाई का। क्या है ये जो r है ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? इस नंबर का मैग्नीट्यूड है कि कितना इसका मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? थीटा सिंपली क्या कहलाता है? आर्गुमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई वाई, यानी ये बताएगा कि स्लोप क्या होगा आपका रियल एक्सिस से। क्या बताने वाला है? स्लोप विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। क्लियर? अब जरा देखिए, यदि आपका ये x है और ये y है, तो आप r की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक, इसी को आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई है। क्या है ये? मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इस तरीके से ये डिफाइन कर लिया गया। क्लियर? इसी तरीके से यदि थीटा की बात की जाए तो ये सिंपली tan इनवर्स y अपॉन x, यानी सिंपली क्या है? स्लोप बताने की कोशिश कर रहा है। ये सिंपली इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि यदि ये थीटा, क्लियर, ये थीटा यदि x एक्सिस यानी बोथ यदि पॉजिटिव है, यदि ये क्या है? x एंड y बोथ पॉजिटिव हैं, बोथ पॉजिटिव x एंड y, तब तो थीटा यहां से। पर वहीं यदि ये सेकेंड एक्सिस में होता, यदि ये सेकेंड एक्सिस में होता, ये एंगल तो थीटा यहीं से ही बनेगा। एंगल क्या होगा? एंगल तो हमेशा रियल एक्सिस से ही बनेगा, और जब एंगल रियल एक्सिस से ही बनेगा तब ये x और ये y बनेगा और ये मेरा x बनेगा। इस केस में आप जरा देखिए, y तो आपका पॉजिटिव है लेकिन x कैसा हो गया? निगेटिव। तो यदि आपका x कैसा हो जाए? निगेटिव हो जाए, और y पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब आपका एंगल हमेशा क्या? स्लोप कहां से डिफाइन करना है? स्लोप हमेशा अपनी पॉजिटिव x एक्सिस से डिफाइन होता है। यानी उस समय आर्गुमेंट आप थीटा नहीं लिख सकते, उस समय आपका आर्गुमेंट क्या है? ये। और ये किस तरीके से निकाल सकते हो आप? सिंपली पाई माइनस थीटा से। क्लियर? तो यदि आपका x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो आपका जो आर्गुमेंट होगा उस समय आपका आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होगा, ना कि थीटा होगा। क्लियर? इसी तरीके से आप यदि देखें तो अब यदि आप थर्ड एक्सिस में आ जाएं और आपका एंगल यहां से बनेगा, तब आपका एंगल तब कहां से बनेगा? यहां से बनेगा थीटा, क्योंकि एंगल तो हमेशा क्या? रियल एक्सिस के साथ ही बनाएंगे आप। तो ऐसे केस में जब बनाएंगे तो आप जरा देखिए गौर से, क्या होने वाला है? यहां पे दोनों x भी निगेटिव हो जाएगा और y भी निगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपको एंगल कहां से चाहिए? आपको एंगल तो यहां से चाहिए। आपको एंगल अपनी इस पॉजिटिव x एक्सिस से, स्लोप आपको कहां से ये आर्गुमेंट डिफाइन कहां से है? ये आपकी पॉजिटिव x एक्सिस से डिफाइन है।
क्लियर। तो ऐसे केस में या तो आप इस तरीके से पूरा कर दीजिए कि पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, या तो ये 180 पूरा और ये थीटा ऐड कर लीजिए। क्लियर। या फिर इसी को आप यदि एंटी क्लॉक, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये कैसा पॉजिटिव रहेगा। या फिर इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस के पाई माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पाई और पाई में से थीटा घटा देंगे, आपको तब भी ये एंगल मिल जाएगा और ये एंगल मिलेगा, तो आप माइनस के पाई थीटा भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर। वही यदि बात की जाए हमारे, यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है कोई नंबर, तब एंगल थीटा ये बनेगा, और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब आपका आर्गुमेंट आप क्या लिखेंगे, माइनस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस थीटा लिख दीजिए। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं आप, ये पूरा क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा लिख लीजिए। या फिर इसी को आप 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपके आर्गुमेंट भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपके आर्गुमेंट यदि बहुत पॉजिटिव है तो थीटा ही रखना है। यदि क्या होने वाला, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो या तो पाई प्लस थीटा कर लीजिए या फिर माइनस के पाई माइनस थीटा करिए। इसी तरीके से यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपका आर्गुमेंट माइनस थीटा के साथ लिखा जाएगा या 360 माइनस थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि आर्गुमेंट सिर्फ और सिर्फ ये एंगल थीटा डिफाइन है आपकी पॉजिटिव रियल एक्सिस से। क्लियर। ठीक है। तो ये हो गए बेसिक कि आपको आर पता चल गया, थीटा पता चल गया। क्लियर। तो यहां से आप एक चीज और निकाल सकते हैं कि आर, यहां से यदि आपको ये एंगल थीटा पता है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। एक्स बराबर यहां से क्या बन गया, एक्स, ये यही तो है एक्स आपका, ये एक्स है और ये आर है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप वाई निकाल सकते हैं, आर साइन थीटा। ठीक है। और आपका नंबर क्या है, एक्स प्लस आई वाई, तो ये लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, साथ में आयोटा। तो यहां से r तो आपका कॉमन हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर। ये आपको r तो क्लियर है, ये r मॉडुलस है, ये जरा आपको देखा देखा लग रहा होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। क्या होता है, ये e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला है। क्लियर। तो इस तरीके से आप यदि x प्लस आई वाई को r प्लस ई आई थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को पोलर फॉर्म कहा जाता है। x प्लस आई वाई आपकी कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, जबकि ये x r प्लस ई की पावर आई थीटा क्या है, पोलर फॉर्म है। क्लियर। ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या हुए, इमेजिनरी नंबर डिफाइन हुए, और यदि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिलकर के आपका क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर बना। फिर आपने उसका मैग्नीट्यूड और उसका आर्गुमेंट डिफाइन किया। क्लियर। अब मान लीजिए आपको जोड़ना घटाना है। यदि मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i और दूसरा है 3 माइनस 2i। क्लियर। तो यदि आपको जोड़ना घटाना है, यदि आप z1 प्लस माइनस z2 करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसके जो रूल्स बनेंगे, ये रूल्स बिल्कुल सिमिलर होंगे जैसे आपने किसके, इर्रेशनल नंबर के रूल यूज किए थे। यानी अपरिमेय संख्याओं को जिस तरीके से जोड़ा घटाया गया था कि सिर्फ क्या रेशनल के साथ ही काम कर रहे थे और इर्रेशनल के साथ जा रहे थे, उसी तरीके से आप यहाँ पे यदि आप जोड़ना घटाना इनका करेंगे तो आप उसी तरीके से करेंगे कि रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ही काम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी 2 प्लस 3i यदि मैं जोड़ना चाह रहा हूं तो 3 माइनस 2i, तो यानी रियल पार्ट रियल के साथ आएगा 5 और 3 में से 2 चले जाएंगे माइनस i, कुछ इस तरीके से। क्लियर। यदि घटाना चाहते हैं तो केवल साइन चेंज हो जाएगा, यानी 2 प्लस 3i और माइनस के 3i प्लस 2i हो जाएगा। तब ऐसे केस में क्या बनने वाला है, ये माइनस के 1 बनने वाला है और इमेजिनरी के साथ रहेगा, यानी 3 प्लस 2 यानी प्लस 5i। क्लियर। इसी तरीके से यदि मल्टीप्लिकेशन आप करना चाहते हैं z1 z2 का, तो बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से जैसे आप इर्रेशनल नंबर्स का कर रहे थे, आप उसी तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 का पकड़ लीजिए, 3 9 6,
प्लस 3 त्रिकाई 9i। क्लियर। इसी तरीके से अब यदि 2i को पकड़ेंगे तो ये माइनस के क्या हो जाएगा 4i और माइनस के 6i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी -1, तो ये 6 प्लस 9i माइनस 4i और ये -1 और आ जाएगा तो +6, यानी ये क्या बन जाएगा 12 और 9 में से 4 गए माइनस के 5i। इस तरीके से क्लियर। इसी तरीके से यदि आपको डिवाइड की बात करनी है तो डिवाइड की बात भी कर सकते हैं। डिवाइड किस तरीके से डिफाइन किया गया था, यदि Z1 और Z2 आपस में डिवाइड करने हैं तो मान लीजिए ये 2 + 3i और 3 - 2i है, ठीक। और इसको यदि आपको डिवाइड करना है तो क्या कर रहे थे आप, इरेशनल नंबर में सिंपली क्या कर देते हैं साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर नीचे वाले नंबर का, तो आपको जो मिलता है उस तरीके से ये ऊपर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके a² - b² की फॉर्म में, ठीक। और a² - b² की फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो ये पूरा नीचे का नंबर कैसा हो जाता है रियल हो जाता है। जिस तरीके से वहां पे कैसा हो गया था पूरा नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ये फायदा होता है। इस तरीके से आपका डिवाइडेशन क्या हुआ डिफाइन किया गया। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं, तो आप क्या जोड़ना घटाना आपने सीख लिया, ठीक है। अब देखते हैं और जो एक चीज आती है कि आप रूट्स के बारे में, एक आपके उसमें आता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने किसी भी आपका इमेजिनरी नंबर किसी चीज के बराबर लिखा हुआ है, यदि मैंने z = 1 लिखा है तो ध्यान रखिएगा आप इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि ये 1 भी इमेजिनरी फॉर्म में है। रियल मतलब कि यदि दो नंबर में Z1 और Z2 बराबर कर रहा हूं, यदि मैं दो नंबर Z1 और Z2 बराबर कर रहा हूं तो इस नंबर का जो मान लीजिए x1 + iy1 और ये x2 + iy2, यदि मैं इनको आपस में बराबर कर रहा हूं तो हमेशा ध्यान रखना है कि x1 और x2 आपस में बराबर होंगे और y1 और y2 जब आपस में बराबर होंगे केवल तभी और तभी मैं ये Z1 = Z2 लिख सकता हूं। यानी यदि मैं z = 1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये z = 1 का मतलब है कि ये x 1 है और i क्या है यहाँ पे 0 है। इस तरीके से यानी ये x + iy इस फॉर्म में लिखा हुआ है जहां पे x = 1 है और y यहाँ पे 0 है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। यानी आपके पूरे के पूरे जितने रियल नंबर्स होते हैं उन्हें इमेजिनरी नंबर में लिखा जा सकता है, बशर्ते उनका इमेजिनरी पार्ट कैसा है 0 है। क्लियर, ठीक है। या इसी को z = 1 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये इसका मैग्नीट्यूड r e⁻⁴ के फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये r क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड ही तो शो कर रहा है और ये क्या है e⁻i × 0 भी लिख सकते हैं। या फिर इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये 1 cos 0 + i sin 0 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये इसका क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से भी ये नंबर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या हुआ। तो इसका फायदा ये है कि कई बार आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे देता है, क्या करेगा x यहां पे लिख देगा 5 + √2 + i √2 = a + i √2, ठीक। और कह देगा a की वैल्यू बताओ। तो ध्यान रखना है कि रियल पार्ट के बराबर करना है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता है कि √2 - b और कह देगा a और b की वैल्यू बताइए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, a बराबर सिंपली 5 + √2 होने वाला है और √2 - b बराबर क्या होने वाला है √2, यानी इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे और यहां से आपको b = 0 मिलने वाला है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार आपके सामने हो सकते हैं बहुत छोटे फॉर्म में। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक। अब यदि मान लीजिए
यदि आपने कोई इक्वेशन लिखी है जेड क्यूब इक्वल टू 1, ठीक, हमें क्या निकालना है, किसी उसका क्यूब रूट निकालना है और भी यूनिटी का, तो यानी चाहे इस तरीके से लिखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो भी इमेजिनरी फॉर्म में निकालना है, तो या चाहे तो इसका मतलब यूनिटी का हमें क्या करना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे जेड क्यूब इधर ले आऊं पावर को इधर, और ये जेड क्यूब -1 इक्वल टू 0 लिख दूं, कोई दिक्कत। तो ये जेड -1 लिखा जा सकता है और साथ में जेड स्क्वायर जेड प्लस 1, क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्लियर। तो इस इक्वेशन का आपको एक रूट तो क्लियर है कि जेड -1 इक्वल टू 0, यानी जेड बराबर 1, तो इसका एक रूट है। दूसरी इक्वेशन आपके पास है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका रूट निकालिए जरा। तो इसका रूट निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a, यानी माइनस के 1/2 प्लस माइनस यहां से क्या आ जाएगा 3i/2, क्या ऐसा आएगा क्या, माइनस के 1/2, यहाँ पे ये 4 में से माइनस, ये क्या आएगा -3 आएगा, -3 यानी -3 आएगा यहाँ पे। तो ये इसे मैं लिख रहा हूं इस तरीके से 3 इंटू रूट -1 और उसको i लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, तो जेड का आपको एक रूट तो क्लियर था कि 1 आ जाएगा, दूसरा रूट आपको क्या मिला, एक माइनस के 1/2 प्लस 3/2i, और एक मिला आपको माइनस के 1/2 माइनस 3/2i, क्लियर, ठीक है। अब जरा सॉरी √3 सॉरी, क्लियर, ठीक है। तो ये आपको मिले। अब जरा ये आपका क्या है, ये इसका रूट है, तो इसका जरा मुझे पोलर फॉर्म लिख के, इसकी पोलर फॉर्म लिख के देखिए, ये क्या एक तरीके का इमेजिनरी नंबर ही तो है। यदि मैं इसकी पोलर फॉर्म लिखने जाऊंगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये क्या है मेरा x और ये y अंडर रूट में माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, क्लियर। दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। अब यदि आर्गुमेंट की बात करें यानी थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स √3/2 अपॉन में 1/2, यानी ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है ये x इस बार कैसा है, माइनस का है, यानी tan इनवर्स आपका क्या आएगा, √3 आ जाएगा। और यदि इस तरीके से देखें तो √3 क्या है, tan 60 की वैल्यू ही आ जाती, यानी π/3 आप लिखते। यहां से यदि मैं थीटा की वैल्यू लिखूं तो π/3, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये x कहां पे है, ये x अब इस समय निगेटिव है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि आपका जो आर्गुमेंट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, π-θ यानी π/3, यानी इस समय आर्गुमेंट 2π/3 होने वाला है। क्या होने वाला है इसका, ये है इसका रियल आर्गुमेंट, ठीक है, रियल, क्लियर, 2π/3। इसी तरीके से यदि आप इस जगह पे बात करें, ठीक है, इस जगह पे भी बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की, तो मैग्नीट्यूड तो इसका क्या रहने वाला है, मॉड तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, लेकिन आर्गुमेंट जरा निकालिए। तो आर्गुमेंट इस समय भी यदि देखा जाए तो tan इनवर्स सिंपली √3 बनेगा, यानी π/3 ही होना चाहिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इस बार -x और ये -y दोनों कैसे हो गए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के हो गए। और यदि थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको या तो क्या करना पड़ेगा कि मैंने बताया था कि आपको पाई प्लस π/3 इस तरीके से लिख लीजिए, या फिर क्या करिए माइनस में लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप लिख, ये क्या बनेगा 4π/3, यानी ये आपके रियल आर्गुमेंट बनेंगे। यानी सिर्फ अंतर कहां पे है, मैग्नीट्यूड तो अभी भी 1 है दोनों का, लेकिन आर्गुमेंट दोनों के अलग अलग हैं, क्लियर। सिर्फ क्या अंतर है, आर्गुमेंट अलग अलग है। जरा देख, इसको रफ कर लेते हैं।
ठीक, तो एक रूट तो क्लियर है कि z बराबर 1 आपके पास है। दूसरा आपके पास आया है, यदि मेरे पास ये मैग्नीट्यूड आ गया है 1, ये मान लीजिए z1, ये मान लीजिए z2, ठीक, इसे लिख रहे हैं, इसको मैं पोलर फॉर्म में लिख दूं यदि, तो ये 1 e की पावर i और ये 2π/3 लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत भाई, z बराबर r e की पावर i थीटा लिख सकते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो यानी सिंपली z2 क्या है आपका i 2π/3 और z3 आपका क्या है 1 इंटू ई की पावर i 4π/3। ये केवल आर्गुमेंट में ही तो अंतर है, यानी ई की पावर i 4π/3। क्लियर? तो इसी को आप क्या नाम देते हैं, इसे यदि आप ओमेगा लिखना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या चेक करिए, ई की पावर i 2π/3 में इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या यही तो ओमेगा लिखा है। यदि मैं इसको ओमेगा लिखना चाह रहा हूं तो ये वाला हिस्सा आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा ही तो लिखा हुआ है। क्लियर? इस तरीके से 3 रूट आपके डिफाइन हो जाते हैं जेड के, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या है ये? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिनके ऊपर आप बहुत समय से क्या होते हैं, डिस्कशन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ओमेगा स्क्वायर में मिल जाते हैं। क्लियर? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो z³ -1 इक्वल टू 0, तो ये z-1 आया था, z² प्लस z+1 आया था। क्लियर? आपके रूट 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों ही तीनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यदि ओमेगा आपका रूट है तो मैं कह रहा हूं ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करना, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर यदि डालूं तो ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है? और साथ में यदि यहां देखा जाए तो एक तो ओमेगा इक्वल टू, ठीक, और साथ में यहां पे देख लीजिए z³ -1, तो यानी ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस आपको इस तरीके से मिल जाती हैं जो ओमेगा के फॉर्म में ही रहती हैं। क्लियर? तो ओमेगा की फॉर्म की ये तीनों इक्वेशंस यूज होती हैं। क्लियर? आपको क्या ध्यान रखना है वो बताता हूं कि यदि आपके कभी इस तरीके के इक्वेशंस बन रही हैं, ओमेगा n ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू क्या होगा, तो 2 केस बनते हैं। एक तो आपका क्या केस बनेगा, ये वैल्यू 0 आएगी, दूसरी 3 भी आ सकती है। 0 कब आएगी, जब n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो 0 आएगी, और n इज मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए, मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो क्या हो जाएगी, तब ये वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना है, n इज मल्टीपल ऑफ 3, तब ये 3 हो जाएगी। कैसे चेक कर लेते हैं, यदि अभी हम लोग देख ही चुके हैं कि n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 रख दीजिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से ही मिला है। ठीक, क्लियर? वहीं पे यदि हम लोग 2 रख रहे हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन को हम लोग देख चुके हैं जब ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। क्लियर? वहीं पे यदि आप n बराबर 3 डालिए तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 ये बनेगा, और मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, ओमेगा क्यूब 1 है। इसी तरीके से ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब यदि लिखूं मैं तो 1 प्लस 1 और 1 क्रॉस 1 यानी ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्लियर? तो इस एक मेन इक्वेशन को ध्यान रखना है। क्लियर? आपको हमेशा क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया कि ये 1 ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखे जाते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, ये क्लियर है। ठीक है? अब यदि मान लीजिए यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे कह दे स्क्वायर, मान लीजिए दे दिया जाए आपको 7 + 3i, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो इसका स्क्वायर रूट आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप x + iy मान लेते हैं। ठीक, और दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, यानी 7 + 3
y हो जाएगा, दोनों तरफ क्या कर दीजिए सिंपली स्क्वायर कर दीजिए, यानी x प्लस आई वाई का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। और फिर क्या करिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), ठीक। और रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा 7 के, और इसी तरीके से आई हटा दीजिए तो ये 2xy किसके बराबर होगा 3 के। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू गेन करेंगे और फिर बताएंगे कि इसका रूट जो भी आया है वो आंसर आपका x प्लस वाई आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूट भी निकाल सकते हैं। अब यही बात कर लें, यदि निकालना है, ठीक, यदि log ऑफ z निकालना है, यदि आपको किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का log निकालना है तो वो सिंपली आपको इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि log z प्लस i आर्गुमेंट ऑफ z। क्लियर, जहां पे ये z क्या है, z आपका कोई रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस आई बी, इस तरीके से आप इसका लॉग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि मान लीजिए 1 प्लस आई आपका लॉग निकालना है 1 प्लस आई का, यदि 1 प्लस आई का लॉग निकालना है तो सबसे पहले लॉग ये मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई आ जाएगा, ठीक, प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई आ जाएगा, ठीक। तो ये लॉग, ठीक, 1 प्लस आई का क्या, यदि मॉडुलस निकालना है 1 प्लस आई का तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी √2 आ जाएगा प्लस आई, और यदि आर्गुमेंट निकालना है तो 1/1 यानी 10π/4 आ जाएगा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है थीटा। तो इस तरीके से आप लॉग भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से इसका लॉग निकाला जाता है। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि मेरे पास मान लीजिए रियल लाइन है, ठीक, x, और ये मेरी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और यहां पे दो पॉइंट आपको डिफाइन किए गए हैं z1 और z2, ठीक, क्लियर। और ये क्या है, ये मान लीजिए z1 और z2, इसको मान लीजिए p, इसको q नाम दे दीजिए। तो जो ये pq आएगी, जरा pq यदि दो पॉइंट हुआ करते थे, इनके बीच की यदि आप डिस्टेंस निकालने जाते थे, यदि आपका सिंपली ये x और y के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता तो आपकी pq क्या हो जाती, आप तब निकालते x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, लेकिन इधर क्या होगा, यहाँ पे pq क्या बन रहा है, यहाँ आपके pq बन रहा है z1 माइनस z2, क्या बन रहा है z1 माइनस z2, ठीक। और यदि मैं इस z1 माइनस z2 का मॉड निकालूं, यदि मान लीजिए इसको मैंने कह दिया x1 प्लस iy1 है और ये मेरा z2 है x2 प्लस iy2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, z1 माइनस z2 यानी pq की वैल्यू यदि मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने कहा कि भाई जरा चेक कर लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ ये क्या हो जाएगा x1 प्लस iy1 और माइनस x2 माइनस iy2, यानी इसे निकालिए जरा, तो ये बनेगा x1 माइनस x2, क्लियर, और प्लस y1 माइनस y2, ठीक। और यदि इसका मॉड निकालने जाएंगे तो क्या घूम के यही आ जाएगा, क्या x1 प्लस x2 का, यानी ये x और ये y, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब यदि मैं मॉड ऑफ z2 माइनस z1 निकाल रहा हूं तो ये क्या बता रहा है, ये उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बता रहा है, क्या बता रहा है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बता रहा है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा इसका क्या यूज हो जाता है, बिल्कुल गौर से देखिए। ये क्या, यदि मैंने ये लिख दिया z माइनस z1 माइनस z2 और मॉड, तो इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है कि ये क्या है, डिस्टेंस है। और यदि मैंने इसको किसी एक वैल्यू r के बराबर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बता रहा है कि z1 और z2 के बीच की हमेशा डिस्टेंस क्या रहने वाली है, कोई r रहने वाली है, और यानी ये इक्वेशन ऑफ सर्किल बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी एक ऐसा क्या बता रहा है, z1 माइनस z2 क्या है कि ये इनके बीच की डिस्टेंस बता रहा है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 क्या बता रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। और यदि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहे,
आर रहे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहे, यदि आर रहे तो वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। क्लियर, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो मैक्सिमम जो यूज होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे ध्यान रखना है, आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल का ही यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हर एक जगह एग्जाम्पल्स में जब भी या न्यूमेरिकल्स में तो आपका इसी फॉर्म का यूज होता है, यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए ये इसके कोऑर्डिनेट जेड नॉट यानी 0 + i 0 है, ये मेरा ओरिजिन है और यहां पे कोई पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट दिया हुआ है Z1। ठीक, तो यदि ये मेरा Z1 - Z0 का यदि मैं मॉड निकाल रहा हूं, यानी Z1 - Z0 का मॉड निकाल रहा हूं और ये यदि r के बराबर है, यदि किसी एक वैल्यू फिक्स की वैल्यू बराबर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे ये Z0 क्या है, ध्यान रखना है, ये Z0 ये ओरिजिन है और ये ओरिजिन ही क्या है इस समय, सेंटर ऑफ सर्किल है। ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है। ये जहां पे ये जो वैल्यू आ रही है सेंटर ऑफ सर्किल है और ये क्या है मेरी आर रेडियस ऑफ सर्किल है। क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। वहीं पे यदि ये पॉइंट ओरिजिन पे ना हो करके यदि किसी पॉइंट पे शिफ्ट कर जाए, यही पॉइंट आपका ओरिजिन पे ना हो करके किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी यहाँ Z1 और ये मान लीजिए आपका Z2 है, तो ये Z1 ठीक है इस तरीके से मान लीजिए, ठीक, सॉरी, क्लियर, ये Z1 मान लीजिए और ये Z2 है। क्लियर, और ये मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ये आप कुछ सर्किल को थोड़ा सही से बना लें, तो ये कुछ ऐसा एक सर्किल रिप्रेजेंट कर, तब भी यदि मैं इसको अब मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2 लिखूं और ये r के बराबर लिखूं, तब भी ये क्या है, ये एक इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जहां r क्या होगी, उसकी रेडियस होगी और Z2 इस समय क्या होगा, ये इसका सेंटर ऑफ सर्किल होगा, सेंटर ऑफ सर्किल होगा। यानी आप इसको इस तरीके से देखिए, यदि मैं ये लिख रहा हूं Z - 1 + i, Z - 1 + i = 3, तो इस सर्किल का सेंटर कहां पे होगा और इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस तो सिंपली दिखाई दे रही है 3 होगा और सेंटर कहां पे है, 1 + i, यानी 1 और 1 पे है, यानी इमेजनरी पे यहाँ पे कुछ 1 डिस्टेंस होगी और रियल पे, और इमेजनरी पे ये कुछ 1 डिस्टेंस पे होगा। क्लियर, इस तरीके से। तो जो भी माइनस के, यदि ये इस तरीके से लिखा होता, मान लीजिए Z1 + i, ठीक, और तब 3, तब आपको माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। क्या लेंगे आप, माइनस कॉमन ले लीजिए और माइनस के 1 - i लिखिए इसको, और ये 3, तब आपका ये सेंटर कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तब ये -1 और ये -1 पे शिफ्ट होगा, यानी सेंटर तब यहां पे पहुंच जाएगा। क्लियर, इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर, और भी यदि बिल्कुल जनरल फॉर्म में यदि इक्वेशन ऑफ सर्किल को देखा जाए तो ये इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, Z1 - Z2। सर्किल को आप किस फॉर्म में लिखते हैं, r स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में, जनरली आपकी इक्वेशन स्क्वायर के फॉर्म में होती है, तो उसके फॉर्म में यदि लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, r²। ठीक, तो यदि इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर, तब ऐसे केस में आपको यदि आप मॉडुलस हटाते हैं तो Z1 - Z2 इसका मल्टीप्लिकेशन होता है मॉडुलस Z1 - Z2 बार = सिंपली r², और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Z1 × Z1 बार माइनस Z2 Z1 बार, ठीक है, और माइनस के Z1 Z2 बार और माइनस के Z2 × Z2 बार = r²। ठीक, तो जब कभी भी ध्यान रखना है Z × Z बार आता है तो उसका मतलब हो जाता है Z²। ठीक, तो ये तो सिंपली मेरा क्या बन जाएगा, Z2 का स्क्वायर, ठीक है, और Z1 क्या बन जाएगा, Z1 का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर। ठीक, और ये बनेगा माइनस के
Z2 Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस समय ऐसे केस में क्या हो रहा है जरा गौर से देखिए। तो इस समय जो आपका ये जो हिस्सा है Z1 Z2 आपका ये Z2 है, ठीक। तो Z2 ही आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट बनते थे। क्या बनते थे? Z2 आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का काम करता था। क्या करता था? Z2 आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का काम करता था। तो यदि मैं Z2 को, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक। तो Z2 आपके ध्यान रखिए, Z2 को मैं क्या कह रहा हूं, ये A प्लस IB है, ठीक है। Z2 क्या है आपका? एक तरीके से कांस्टेंट फॉर्म में है। Z2 आपका मान लीजिए A मान लीजिए, क्लियर, Z2 को A ही मान लीजिए, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट यही Z2 से ही मिलेंगे, ठीक है। Z2 को आप A मान लीजिए। तो Z2 को यदि आप A मान ले रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा कि Z इंटू जेड बार इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, यानी ये मॉडुलस की फॉर्म में, क्लियर, ठीक है। तो जहां जहां Z2 है वहां पे मैं A डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? जहां जहां Z2 है वहां पे A, यानी मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर माइनस ये A मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस Z2 है तो ये A हो जाएगा। ये माइनस को कंज्यूम कर लीजिए, तो माइनस ये प्लस कर लीजिए, ठीक है। और ये माइनस यदि ऑब्जॉर्व कर लें, ये प्लस ये Z1 बार हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के Z1 Z2 क्या हो जाएगा? Z2 बराबर माइनस, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा A बार इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस A Z1 बार प्लस Z1 A बार इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, यहां पे ये इधर ये आ जाएगा प्लस में मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। तो ये जो हिस्सा है ये आपका, इसका यदि आप अंडर रूट ले लें, मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये जो पूरी इक्वेशन आपकी कन्वर्ट होके आई है किसी उसमें, तो ये जनरल इक्वेशन कहलाती है सर्किल। क्या कहलाती है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जहां पे ये दोनों टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके, ये दोनों टर्म आपकी रेडियस, सर्किल की रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। ये आपकी सर्किल की रेडियस है, ठीक। और ये Z2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Z2 आपका सर्किल के क्या है, सेंटर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। Z2 यहाँ पे क्या था? सर्किल का सेंटर था, जिसे आपने किसको -A के फॉर्म में मान लिया है, क्लियर। तो इस तरीके से आपकी ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि आपको सर्किल की इक्वेशंस को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, यानी मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू आर लिखा है, तो ये क्या है? ये भी एक इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जहां पे आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 है, रेडियस r है, Z माइनस, ठीक है, Z नॉट के फॉर्म में यदि इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस समय आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Z नॉट होंगे, और रेडियस क्या होगी? r होगी। यदि आपके जनरल फॉर्म में लिखी हुई है तो रेडियस कैसी हो जाएगी? तब इस फॉर्म में आपको कुछ मिलेगी, यहाँ पे कुछ आपको एक सिंगल वैल्यू भी मिल सकती है b, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपके Z2 आपके सेंट्रल कोऑर्डिनेट को। तो जनरली आपकी ये दोनों फॉर्म ज्यादा यूज होती हैं, क्लियर। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए तो ये आपको दिमाग में रखना है, क्लियर। तो अभी यहां तक तो आपका क्या था? ये बेसिक था। अब इसके बाद से आपकी शुरू होती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके।